नमस्कार दोस्तों, जेड वाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब जो टॉपिक लेकर आए बच्चों, संविधान को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। देखो, अपन थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, एक तो थे फंडामेंटल ड्यूटीज, बोले तो मूल कर्तव्य, एक होते फंडामेंटल राइट, बोले तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसके होते हैं आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? कि सर्वोपरि मौलिक अधिकार हमारे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त है सरकार के द्वारा वो मौलिक अधिकार है। अगर हमारा कोई क्या करेगा, मौलिक अधिकारों से हमें वंचित करेगा, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो उसकी रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यार सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये चीजें तो अब जानेंगे बच्चों, अपने आर्मी के अंदर मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। सिर्फ हमारा मेन पर्पस है आर्मी का एग्जाम पास करना, हमें कोई मतलब नहीं है यूपीएससी, हमें कोई मतलब नहीं है आरएस। अब आ जाओ, अपने स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किसके होते हैं? सर, नागरिकों के होते हैं। क्या इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्या? बिल्कुल। अगर हमें इन अधिकारों से वंचित करें तो हम किसके खिलाफ हम कर सकते? कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के खिलाफ अगर हमें कोई भी क्या दबाया जाए, शोषण किया जाए, हमें वंचित किया जाए तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये चीज है। दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहां है? तो उत्तर क्या रहेगा? भाग नंबर 3। ठीक है ना, संविधान के अंदर भाग नंबर 3 है और अनुच्छेद 12-35। वेरी गुड, अनुच्छेद 12 से लेकर 33 तक उल्लेख किसका है? भाग नंबर 3 या फिर मौलिक अधिकारों का। ठीक है, ये चीज है। एक आता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, संविधान का मेग्ना कार्टा, संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। आप कहोगे सर भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट को कहा जाता है। तो आप ये बताइए मेग्ना कार्टा क्या है? बताओगे आप? ये नहीं पता। मेग्ना कार्टा क्या था? देखो भैया, पहला क्वेश्चन आप लोगों से, विश्व के अंदर पहली बार औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस कंट्री से हुई थी? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लेबर थी भैया, ठीक है ना, आपको जो श्रमिक थे उनको अधिकारों से वंचित किया गया, उनको दबाया गया। उसी को देखते हुए क्या हुआ था, आपको कैसे एक उनके अधिकारों को बचाने के लिए एक मेग्ना कार्टा नाम से अधिकार पत्र जारी किया गया था। जैसे क्या कहा गया, मेग्ना कार्टा या अधिकार पत्र, उसी के तहत भारत के अंदर हम भारत के नागरिक हैं तो उन नागरिकों को अधिकारों से बचाने के लिए हमारे अधिकार है। इस कारण संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को या फिर भाग नंबर 3 को कहा जाता है। समझ आ रही है आपको? ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। यह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? यूएसए, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वेरी गुड। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ध्यान को बच्चों सुनो सारे के सारे। राइट टू प्रॉपर्टीज, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब अपन वो जानेंगे कि इसको कब हटाया गया और इसके क्या फर्क पड़ा। अब देखते हैं अपन। देखो, पहले अगर बात करें थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर, तो लिख लेते फिर चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो फटाफट इतना लिखो, आगे बढ़ते हैं अपन। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये चीज इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क बताता हूं आप लोगों को। पहले देखो भैया, मान लीजिए सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आई और सड़क कोई जा रही है और उस सड़क के अंदर हमारी जमीन आ गई, तो हमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। हम इसको सरकार को कहते हैं हम सब देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इससे आप छीन नहीं सकते। हम बेचना ही नहीं चाहते, हम देना ही नहीं चाहते, तो मतलब सरकार का प्रोजेक्ट बंद हो गया। सरकार ने कहा ये लफड़ा हो गया एरिया, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये हुआ था लफड़ा का सर इसके ऊपर अधिकार। दूसरी बात है कि एक उसी टाइम के अंदर क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए कि हमारे पापा के पास में बहुत सारी संपत्ति है और हमने बोला कि पापा कहते बेटा पढ़ाई कर, तो हमने कहा देखो बाबा पढ़ाई में मन नहीं लग रही, तो यार तो बिजनेस कर सी, क्या करे लो बिजनेस। पापा ने कहा बेटा पहला पढ़ ले, ठीक है नहीं, और पहले कुछ समझ तो सही बिजनेस होता क्या है, का टाइम के बजट लगेगा तभी तो तेरे समझ में आएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं पहले बिजनेस करूंगा तो पैसे दो, तो भैया उन्होंने क्या कर दिया, मौलिक अधिकार संपत्ति पर अधिकार था, तो इस नियम बनने से पहले वो चला गया कोर्ट में डायरेक्ट, मेरा बाप मुझे पैसा नहीं दे रहा। अब देखो भैया, पापा ने जितनी भी संपत्ति कमाई थी अब उसका हकदार बन गया वो, अब उसके हकदार के थे, वो तो कोर्ट में चला गया, कोर्ट भैया उसको दिलाएगा। आपको वैसे अब प्रेजेंट टाइम नहीं कर सकता, अभी तो कर सकते हैं। अब देखो उसमें कैसे कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरी संपत्ति पर अधिकार होता था बेटे का, सुनवाई का नहीं। अब क्या है, अब हमारी पैतृक संपत्ति पर हमारा अधिकार है। पैतृक संपत्ति पर अधिकार कैसे, कैसे जो पीढ़ियों से चली आ रही है संपत्ति, मतलब परदादाओं दादा का नहीं, दादाओं अपने बापू का नहीं और बापू अपने का नहीं, तो उसको पैतृक संपत्ति और अपना अधिकार नहीं है अकेले का, अब तो हमारी बहन का भी अधिकार हो गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। तो अब देखो बहनें हमारी डबल क्या करेगी, एंट्री करने वाली है, बाप के भी और आगे पति के भी डबल जगह से, टेंशन ना लो, आपने भी तो होगी, ठीक है। ये चीजें दूसरी वाली बात है सर, ये तो अच्छा लगा ना, तो ये चीजें। तो अब क्या होता था कि पैतृक संपत्ति में अधिकार है, लेकिन पापा ने जितनी संपत्ति कमाई है, मान लीजिए कि दादा से जो अपने पीढ़ियों से आ रही है, और पीढ़ियों से मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी जमीन है, कितनी 10 बीघा जमीन है 10 बीघा जमीन है, अरे हरियाणा वाली है ये, 10 वाली नहीं कहना मैं, किला 10 करोड़ की जमीन है। अब देखो 10 करोड़ के अंदर आपा बापू से लड़ाई होगी तो ये पांति कर लोगे, ठीक है नहीं, कितनी है, हमारा एक बहन है, एक भाई है, एक मम्मी है, एक बापू, 4 का गुरुजी एक ही हुए माँ बाप का, हाँ ठीक है। तो अब देखो अब क्या कर दिया गया, इसकी पांति कर ली जाए, 4 हिस्सा, ब्याह तो 9 किला के बड़े छोड़ी दो, 4 हिस्सेदारी हो गई, क्या बात है सर। तो अब 4 हिस्सेदारी करे 2.5 करोड़ तो आप ले सकते हो, ठीक है, अपना बिजनेस खोल सकते हो, लेकिन क्या हुआ, पापा ने जबरदस्त तरीके से काम किया वो बच्चों, और पापा ने क्या कर दिया, 100 किले बना लिए, कितने 100 किले, तो 100 किले मतलब 25 किला पर अपना हकदार नहीं दिया। पापा ने किए 10 ही बीघा थी और बाद 90 बीघा तो अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो अपने 100 बीघा पर अधिकार नहीं है, इससे पांति नहीं होगी, पांति इसी से होगी, चाहे वो हरियाणा वाली हो चाहे वो राजस्थान वाली हो। अगर वो हो जाए चूरू वाली तो भैया इतना कह गुरुजी कह करा, ठीक है, ये चीज है। तो ये भैया तो उसी हिसाब से अपना पैतृक संपत्ति पर अधिकार है वो अलग है, उसको कानूनी अधिकार बना दे, समझ में आ गई होगी आपको। yes, ये था। तो वर्तमान में कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं, वो देखेंगे कौन कौन से, इतना लिख लिया, यस सर, आगे बढ़ते हैं। तेरी तो सर मैं बनाया चलो ठीक है, आगे देखो। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, बातें नहीं, हाँ पढ़ लो। तो 6 मौलिक अधिकार किसा किसा डाल रहा हूँ बताओ,
समानता, राइट टू एजुकेशन, Right राइट to टू vote. फ्रीडम, अरे भैया राइट टू वोट राइट टू इक्वलिटी। आराम से करो भाई। पहला कौन सा है? समानता, राइट टू इक्वलिटी, वेरी गुड। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट बात करें अपन बाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार बाद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और राष्ट्र बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो अपने एग्जाम के अंदर एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वर्तमान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है बच्चों। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का। इंग्लिश में बोले तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये चीज है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये है। अब बताते हैं इसके अंदर। अब देखो भैया हमारे आपसे क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों से हमें कोई वंचित करे तो उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 बोले तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की नीति जारी करता है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर ये करता है छठे वाला। समझ में आई कहानी? ये चीज है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में, अपने आर्मी में क्या आ सकते हैं, फटाफट अपन देखते हैं। पहले तो ये लिख लिया। अब इनके सामने ना आर्टिकल हो लिखना, माइंड में सेट कर जाए। आर्टिकल 14 से लेकर स्वतंत्रता में आर्टिकल है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति 29 30, आर्टिकल 29 से 30 और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। ये है बच्चों आर्टिकल 32 के तहत ये हमारे क्या करता है? मौलिक अधिकारों से हमें रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ही कार्यवाही या रीट जारी करता है। ठीक है, ये चीज है। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत ही हमारे क्या करता है? मौलिक अधिकारों से हमें रक्षा प्रदान करता है। छोड़ो, ठीक है, ये प्रपंड ये कौन से हैं। तो अब बात करते हैं ये सारी चीजें में अपने क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें देखते हैं अभी। तो फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी पिलाओ बेटा, फटाफट देखो स्टार्ट ये। अब देखो बच्चों, अब आगे लिख लिया, फटाफट मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन अब चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से। वैसे तो क्या है कि आज तक आर्मी के एग्जाम के अंदर कोई भी आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता। अगर कोई आएगा तो इनसे कोई बाहर जाएगा नहीं। तो 7-8 आर्टिकल देख रहे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो देखो बात करते हैं आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ठीक है ना, भेदभाव वाला, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। सभी के ऊपर समान संविधान लागू है। तो अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानेंगे कि इसमें हमारे मौलिक अधिकारों से क्या क्या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बढ़ेगा वो देख लेते हैं फटाफट। आइए अपने साथ। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है बच्चों? किसी व्यक्ति के साथ, फटाफट देखो, किसी भी
व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 फिनिश। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या बच्चों? अनटचएबिलिटी, बोले तो अस्पृश्यता का अंत। देखो पहले हमारे बात करें समाज के अंदर बड़ी दुर्भावना का व्यवहार होता था भैया, छुआछूत की, ठीक है ना, छुआछूत जिसे आप अस्पृश्यता, अनटचएबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। देखो अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 करता है। आज अपन देखें, देखो शिक्षा को सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है? आज अपन एजुकेटेड है बच्चों, सब आप फौजी बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, भावी फौजी हो। अब देखो बच्चों, हम एजुकेटेड है तभी तो आगे बढ़ पा रहे हैं। शिक्षा क्यों जरूरी है? आज अपने को पता है क्या आपकी जाति क्या, मेरी क्या जाति है, सर पता ही नहीं है। हम एक साथ ही खाना खाते हैं, किसी को ये नहीं पता कि आप चाहे राजपूत हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं। क्यों सर? हम पढ़े लिखे हैं, हमारे मन में कोई भावना ही नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कैटेगरी का हम अपना भाई मानते हैं, तभी तो कहते हैं। लेकिन ये पुराने समय में जो हमारे समाज के अंदर बुराई थी, उसको खत्म करने का प्रयास आर्टिकल 17। अगर आज भी गांव के अंदर कुछ होता है बच्चों, उसको खत्म करने का काम कौन करता है? आर्टिकल 17, ठीक है। तो ये छुआछूत अस्पृश्यता करते हैं। पहले जो हमारे SC ST वर्ग के लोग हैं गांव के अंदर, आज भी कहीं कहीं होता है जहां पर शिक्षा नहीं है, अदरवाइज ये देश से लगभग खत्म हो चुकी है। जहां पर शिक्षा है वहां पर ये चीजें नहीं होती है। तो आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 देखो, आर्टिकल 16 के अंदर लोक नियोजनकारी, ठीक है, नीतियों के अंदर समानता का अधिकार, ये चीज है। तो अपने कोई भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी निकले उसके ऊपर समानता, सभी का समान अधिकार, ये है। और उसके अंदर भेदभाव क्या? आरक्षण है, ठीक है। तो मैं मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अपन किसी और भर्ती, अपने भर्ती के नॉर्मल में से क्वेश्चन आते हैं वो देख लो, ठीक है, ये देखो। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। देखो बच्चों, उपाधियां, देखो हमारे पहले राजा महाराजा थे, जब देश आजाद हुआ था तो वो भी उपाधियां लगाएंगे तो मन में मतलब भाव आएगा, ये बड़े वर्ग का, ये छोटे का है। एक दूसरी बात है, अपन कोई डॉक्यूमेंटरी बात चल रही है, कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं लगा सकता कि अपन जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर सरपंच का बेटा, ठीक है ना, विधायक का बेटा, या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर पूर्व विधायक है, ठीक है, 10वीं पास, ऐसे नहीं, डॉक्यूमेंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कैसे उपाधि बंद है, कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता, लेकिन किन को छोड़कर? 3 सेक्टर को, शिक्षा, सेना और समाज सेवा। जैसे आप अगर बच्चों PhD करते हो तो आपके आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर। अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आप क्या कहलाओगे? इंजीनियर। अगर आप MBBS कर लोगे तो डॉक्टर उपाधि। उसी प्रकार से अगर आप सेना के अंदर अभी आप तो फौजी हो गए, उसके बाद में आप जबरदस्त तरीके से काम करोगे तो वहां पर बढ़ते बढ़ते बड़ी पोस्टों पर जाओगे, आप भी क्या बनोगे? मेजर, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह जाओगे तो आपके आगे डॉक्यूमेंट नाम लग जाएगा कर्नल मोहित, ठीक है ना, ये चीज है। उसी प्रकार से नाम होगा आपको क्या? शिक्षा, सेना और समाज सेवा। क्या कुछ समाज सेवा दिया? देखो टावरों नाम हुआ है श्री 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 1008, देखो शांति दूत, ये समाज सेवा है। समाज सेवा के अंदर हमें 3 सेक्टर को छोड़कर कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। हमें जो भी अवार्ड मिलता है वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही मिलता है। आपको पता होगा भारत रत्न कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उसी प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, मतलब हमें ऐसे आ गया कि अपने भारत रत्न विजेता नाम आता है ना डॉक्यूमेंट के अंदर है, क्या सचिन तेंदुलकर तो भारत रत्न विजेता, ऐसे आ गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है तो खेल रत्न अवार्ड विजेता ये खिलाड़ी, तो हमें उपाधि मिली है, कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति महोदय जी, ठीक है बच्चों। तो आर्टिकल 18 के तहत ही क्या मिलती है? अवार्ड मिलते हैं, उपाधियां मिलती है हमें। और सिर्फ शिक्षा, सेना, समाज सेवा को छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। समझ में आई? तो ये है शिक्षा, सेना, समाज सेवा को
छोड़कर। सर वो चीज लीगल है कि जो लोग गाड़ी आगे दिखाते हैं भैया इल्लीगल हाँ। अब क्या मिलेगा, नया मोटर यान संशोधन अधिनियम बन चुका है, आगे आप लिखाना, ठीक है। फिर विधायक के पास पूरा विधायक पूरा सरपंच है, 1500 रुपए को 5000 रुपए चेक दे देगा, लिखा ले 600, ठीक है। हाँ, शिक्षा, सेना व समाज सेवा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपाधि देखो हिसाब से तो ना कुछ नहीं लिखा सकता। नया जो मोटर यान संशोधन बिल है ना, उसके तहत तो अपन गाड़ी के आगे जीर्ण भुआने भी नहीं लिखा सकते। आर्मी में लिखा सकते हैं, आर्मी में लिखा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जाट ये मतलब कुछ को लिखा सकता, रेल तो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरी बात कहीं नहीं आगे तो लिखवा सको, लेकिन जड़ नंबर प्लेट भी बड़े को लिखवा सको। आज नंबर प्लेट पर कोई नहीं। अब आगे बढ़ो यार, छोड़ो। राष्ट्रपति मोदी जी क्या करते हैं, उपाधि प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे लोग आर्मी लिखा बिल्कुल पूरी नजर वाले दे रहा हूं गाड़ा और तब निकाले बड़ा, ठीक है। सर भी लिखा सकते हैं, आगे दिखा सकते हो, छूट देता है संविधान आपको। धर्म को प्रमोट कैसे, हम धर्म को क्या कहते हैं, हम क्या कहते धर्म को प्रमोट कर रहे हैं सर, ठीक है ना। हमारा क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है हमें। तो अब देखो भैया आगे बात करते हैं। एक आपने सुना होगा कि जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगती है, बच्चों आपसे पूछा जाए नेशनल इमरजेंसी किस कंडीशन में लगाई जा सकती है, तो कौन हाथ खड़े करो, ऐसे नहीं, कौन बताए, हाथ खड़े करो। बताना नहीं है, आप बताइए। आपको सर युद्ध के दौरान मान लीजिए कि कोई विदेश दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या फिर हम युद्ध में शामिल हो जाएं, या फिर हमारे देश के अंदर आतंकवाद गुजर मार काट पर उतरा है, उस कंडीशन के अंदर बच्चों क्या लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश के अंदर। उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर सबसे पहले कौन सा आर्टिकल हटाया जाता है, 19, और कौन सा आर्टिकल कभी नहीं हटता, 20 और 21। अब नोट डाल के लिख लो भैया। और कौन सा आर्टिकल हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है, ये कौन तय करता है, कैसा, राष्ट्रपति महोदय जी, ठीक है। ये चीज है भैया, तो लिखो भैया, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर सर्वप्रथम आर्टिकल 19 से सब ठीक है यार, हट जाता है, हटाया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी नहीं हटते। तो अब चर्चा करेंगे कि आर्टिकल 19 सर क्या है, आर्टिकल 19 में साहब देखो भैया, आर्टिकल 19 कहता है कि स्वतंत्रता, ठीक है ना। हमें आर्टिकल 19 के अंदर बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कमेटी सभा या समिति बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, अपना बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता। आपको पता है कि धारा 144 से जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है तो सारे बैंक, ठीक है, आर्टिकल 19 बंद, ठीक है। आप कहोगे हमें तो घूमने की सर मौलिक अधिकार है हमारा, हमें तो घूमने की स्वतंत्रता है, हम तो जाएंगे, मीडिया को लेकर बोलेंगे भैया नेशनल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। ध्यान रखना, अगर हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सर मौलिक अधिकार बंद, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के लिए, आपने सुना होगा मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वाले या जबरदस्त होते हैं बंदे। मीडिया वाले कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विधायक साहब है या सांसद साहब है, जबरदस्त काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप पूछेंगे जाकर सर आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हो, आपका नाम से सर लोग ऐसे हो गया कि आप प्रेम की भावना होती है, कहां भी वो है तो बस सब कुछ है, आप जबरदस्त देश के अपने जनता के लीडर हैं, लेकिन सर आप ये बताइए कि रात को वो 10 बजे उस होटल में क्या कर रहे थे अब वो क्या बोले, तो ये चीज होती है ना। तो मीडिया वाले कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आपको अगर सर मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल, वेरी गुड, आर्टिकल 19 और 19 के अंदर आर्टिकल 19A
ठीक है ना, डेथ भी नहीं आएगा अपने आर्टिकल 19 ए या फिर 19। तो मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 19 मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में बच्चों हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बट अपने आर्मी के लेवल से बस इतना ही याद रखना है कि मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 या फिर 19 ए, ठीक है ना, 19 से ए कह सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए में है। तो मैंने बताया था ना 6 प्रकार की स्वतंत्रता, बोलने की, घूमने की, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, रहने की, व्यापार, तो सारे ए बी सी डी इस हिसाब से। तो अपने काम का ये मीडिया को बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 या फिर 19 ए, कितना याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 और 21 कभी नहीं हटता। तो आर्टिकल 20 में क्या है मोहित? दोष सिद्ध करने का अधिकार। वेरी गुड, दोष सिद्धि का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। और आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। दोष सिद्धि का प्रावधान। आपको कैसे इसके तहत क्या है? कोई व्यक्ति बच्चों अपराध कर देता है तो उस अपराध की सजा जिस समय वो अपराध करते हैं उसी समय की सजा मिलेगी। ऐसा नहीं, केस तो आपको पता है भारत के अंदर लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है ना। अभी जो लालू जी वाला जो चौरा घोटाला वाला था, ठीक है, अब हुआ है वो घोटाला को 1994 में कितने साल हो गए, ठीक है। तो ये चीज होते हैं, वो बूढ़े हो गए जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब उनके ऊपर केस सिद्ध हुआ है वो, तो अब लफड़ा रहता है इतने इतने सालों तक। क्या हमारे देश का दोष सिद्धि का प्रावधान क्या होता है कि उस समय हमारे देश में जो नियम थे, क्या सर कोई मान लीजिए व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने पर मान लीजिए 1990 के अंदर क्या था कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा साहब, इस हिसाब चोरी के हिसाब से। और आज हमने क्या कर दिया कि कोई व्यक्ति चोरी करता है उसके हाथ कटवा दो, मतलब चेंज कर दिया, सपोज दैट। तो अब मान लीजिए केस आज लगा है और कब कसाब को केस चल रहा है तब का, और सजा आज हुई है, तो सजा कब की मिलेगी? उसकी है अब किसी उस समय की। आपको जिस समय कोई व्यक्ति अपराध करता है उस समय की सजा दी जाएगी। और एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि अपने नरेश और मोहित के अंदर क्या हो गया, लड़ाई हो गई, किसको लेकर? चोरी को लेकर। हाँ, चोरी को लेकर, चोरी नहीं चोरी, हाँ। और क्या हुआ, भाई के पास में पेन है और ये पेन क्या कर दिया, इसने मार दिया। आपस में लिख रहे थे कॉपी पर, कोई लड़ाई हो गई और इसे गुस्सा आया, उससे दो लगाए उसने पेन कॉपी फाड़ दी। अब ये गया कहां पर? सीधा पुलिस थाना में और रिपोर्ट दिखा दी कि साहब मेरे कॉपी के अंदर 100 रुपए थे, 100 रुपए फाड़ डाले, मेरी कॉपी फाड़ डाली और मेरा पेन तोड़ डाला और मेरे 2 थप्पड़ और लगाए साहब, ठीक है। और ये केस अब क्या हुआ, इसके ऊपर फिर कोर्ट सीधा क्या, चलो भैया सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में उनको क्या लेके जाओ। पहले तो नरेश को क्या किया, फटाफट अपनों ने क्या कहा, भैया अपने सारे अपने मिल गए, क्या चीज अपने एफिडेविट है, हाँ मतलब अपने तो क्या साक्ष्य गवाह है, तो हमने सारे कह दिए हाँ साहब नरेश की गलती है, रवि की, हाँ सॉरी रवि क्या, हाँ रवि की गलती है। तो अब भैया क्या हुआ, कोर्ट के अंदर कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को साक्ष्य मद्देनजर रखते हुए रवि को क्या किया, 6 महीने की सजा और पाबंदी करते हैं, पाबंद 6 महीने का पाबंद कर दिया, चलो ठीक है 6 महीने पाबंद कर दिया और 2000 रुपए का जुर्माना 3.5। अब भैया इसने क्या कहा, अरे यार सेशन कोर्ट में ये फैसला भाई चला गया कहां पर, हाई कोर्ट में। साहब मैंने तो 100 रुपए फाड़े थे, इसकी कॉपी फाड़ी थी, एक तो थप्पड़ लगाया था, 6 महीने पाबंद और 2000 रुपए जुर्माने, तो ज्यादा हो गया साहब, समझ में आई। तो फिर आगे जाता है, फिर आगे फैसला सुनाया जाता है, फिर करते भाई को मान लीजिए लास्ट में 10 दिन की सजा हुई और कहा कि 10 दिन जाओ और कोर्ट की सफाई करके आओ, ठीक है। और ये फैसला सुनाया, तो अब मान लीजिए जो भी सजा मिली भाई को, अब भाई क्या करता है, जैसे ही लौट कर आया और उसने क्या किया कि यहाँ मारना पता चले है, ऐसी होती है लड़ाई करना। अब वापस कहेगा साहब वो वापस आ गया, अंदर डालो उसको, यार एक उसने दोबारा अपराध किया, नहीं साहब वो मेरे को चिढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप एक व्यक्ति को मतलब अपराध करता है तो उसको एक बार सजा मिलेगी, बार नहीं पकड़ जेल में ठोक दिया, 10 दिन और सफाई कर गया, ऐसे नहीं है। तो ध्यान रखना एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार सजा मिलेगी एक अपराध के लिए, ठीक है, और उसके खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिला सकते, ये चीजें इसको बोलते हैं दोष सिद्धि का प्रावधान। आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता। देखो भैया दैहिक स्वतंत्रता अधिकार क्या है कि कानून के अलावा भाई को सजा दी 6 दिन की, तो कानून के अलावा ऐसा नहीं है मोहित सजा देगा,
कानूनी दे सकता है, उसको दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कानून के अलावा कोई व्यक्ति किसी को सजा नहीं दे सकता, ये ध्यान रख लेना भैया। तो उसको बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। आप इसके बाद आपको पता है जो गुरुजी जीवन जीना मतलब अपन शुद्ध हवा, शुद्ध मतलब पानी पीने का, घूमने का, इसमें सारे आ जाते हैं। हमें स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार, ठीक है। अब मान लीजिए आपको प्यास लगी जबरदस्त वाली, और भैया आस पास में क्या है कि आपके पास पॉकेट में पैसे नहीं है, चाहे होटल आ गया 5 स्टार आ गया, तो आप गए साहब पानी पिलाओ, ठीक है। तो आप किसी भी होटल के ऊपर, ठीक है ना, एक तो टॉयलेट की सुविधा और एक पानी की सुविधा फ्री के अंदर ले सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं मिनरल वाटर लो, ठीक है ना, नॉर्मल वैसे वहां का जो पानी है ना वो पानी पी सकते हो, और टॉयलेट वगैरह आप यूज में ले सकते हो। ध्यान रखना जीवन जीने का अधिकार, तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। तो आर्टिकल 21 उसके अंदर आपको क्या होता है कि आपको एक होता है ना, अभी जो यूपी के अंदर केस हुआ था हाथरस वाला, तो उसके अंदर एक बच्ची को रात को जला दिया गया था पुलिस वालों के द्वारा। उसमें क्या कहा गया था, आर्टिकल 21 से आप मरने के बाद में आपको सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार भी है। ध्यान रख लेना, मतलब मरने के बाद इस बॉडी को सम्मान पूर्वक उसका अंत करो भैया लास्ट के अंदर, जिस हिसाब से हमारे धर्मों के हिसाब से, अगर हिंदू धर्म में तो जलाओ भैया दिन के अंदर, और दूसरे दफनाना जो भी है ना, तो उसी रीति रिवाज के हिसाब होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते उस बॉडी के साथ भी। तो आर्टिकल 21 कहता है हमें, ठीक है, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार, ये सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल 21 बहुत ही शानदार है बच्चों। अपने इसका क्या है, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि भैया आपके आपातकाल लागू तो पकड़ पड़ गया सरकार आपको ठोकनी चालू कर दे, ठीक है, अपराध किया तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं है। तो ये आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक ध्यान रखो, आप पब्लिक प्लेस के ऊपर आप हथियार लेकर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आप चाहे तो होता है छुरा चाकू वो भी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आप कहोगे सर पब्लिक प्लेस पर हम कुछ भी हथियार लेकर नहीं जा सकते, नहीं। लेकिन ये जो सिख होते हैं वो तो कटार लेकर जाते हैं भैया। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल है धर्म, मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, धार्मिक अंतःकरण की पवित्रता या स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो मतलब सिखों में क्या है बच्चों, सिख धर्म के अंदर 5 कंकार धारण करने की परंपरा है। जैसे आप 5 कंकार में क्या आते हैं, केस, कंगा, कच्छा, कटा और कटा। तो वो भी आपको पता होगा, वो अपने सरदार होते हैं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोले तो विदेशों की यात्रा भी करते हैं, तब भी कटार रहती है, उनको कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस के ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। सर राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 हमें छूट देता है, तो ध्यान रख लेना, सिखों को कटार धारण करने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 25। देखो भैया आर्टिकल 25 से पहले एक चीज और है, 2 चीज समझा देता हूं। आर्टिकल 23 के अंदर है बच्चों कि अपने क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को अपन जबरन काम नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना। तो हाँ, जबरदस्ती किसी को हम काम नहीं करवा सकते, बोले तो बंधुआ मजदूरी। आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी को कौन समाप्त करता है, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करता है। कैसे कि आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर आपने काम करवा लिया तो बिना वेतन दिए हुए, बिना पेशन आप काम नहीं करवा सकते। बोले तो मान लीजिए मेरे को घर पे कोई जरूरत, अपन मान लीजिए घर पर कोई काम है, मैंने कहा अरे मोहित चल यार काम करवा दे, गुरुजी मैं पढ़ाई करूं, मेरे पास पढ़ाई चाहिए। मैं कहा यार काम है यार, कोई इंपॉर्टेंट है, एक दिन की बात है, काम करवाना। तो उसने कहा कि मेरे को चलना है यार, जबरन में ले गया उसको बिठाकर, मैं चल यार घर पे। मैं सारे दिन इससे काम करवाया, ठीक है, सारे दिन काम करवाया, और काम करवाई शाम को कहा सर आप तो चले। मैं को यार चलो ठीक है, गुरुजी पड़ा तो दिवस काम तो करवा लिया। मैं काय के पैसे 2 लगाए इसके और छोड़ दिए यहाँ पर। अब ये गया कोर्ट में सर, और कोर्ट में क्या कहा, सर ने मेरे को सारे दिन मेरा शोषण किया, ठीक है, सारे दिन काम करवाया, और जब वेतन मांगा तो 2 और लगा दिए। तो मतलब आपको एक तो जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, दूसरा बिना पैसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है भैया। अगर कोई करवाता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, समझ में आई। तो बंधुआ मजदूरी को कौन खत्म करता है, एक देखो जैसे मान लीजिए कि कल कारखाने होते हैं जहां पर जोखिम भरे काम होते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण काम नहीं करवा सकते। ये कौन बच्चों, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है
कि भैया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे काम में नहीं करवा सकते। तो चाइल्डहुड लिबर्टी को समाप्त कौन करता है? आर्टिकल है 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। ठीक है, ये चीज है। फिर समझ में आया आपको? आर्टिकल है 25 लिख दो भैया। सिखों को कटार धारण करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। और एक क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 नोट डाल लिख लेना। और आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा, लेकिन भीमराव अंबेडकर आ जाए ना क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो आर्टिकल 32 को। नोट डाल लिया। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा क्या कुंजी ठीक है, ये होता है बच्चों मौलिक अधिकार कंप्लीट। तो समझ में आया आपको? तो अब देखिए बच्चों, अब अपन देखो मौलिक अधिकारों से संबंधित सारे क्वेश्चन देख लिए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना अपने आर्मी में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब देखिए, अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।